दानवीर राजा हर्षवर्धन। ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। प्रयाग में बहुत बड़े दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत से लोग दान दक्षिणा पाने के लिए एकत्र थे। राजा दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि राजकोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को जब दान दे चुका था, तो एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे देने के लिए उसके पास कुछ शेष नहीं था। दानार्थी बोला, राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। राजा ने कहा, ठहरो, अभी मेरे वस्त्र शेष हैं जिन्हें मैंने दान नहीं दिया है। और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर उसने अपना उत्तरी उतार कर उस याचक को दे दिया। गदगद स्वर से जनसमूह ने हर्षध्वनि की, राजा चिरंजीवी हो, उनका यश अमर रहे आदि नारे लगाए। जन जन को अपनी दानशीलता से मुक्त करने वाला यह राजा और कोई नहीं है, दानवीर हर्षवर्धन था। 590 ईस्वी के ज्येष्ठ माह में रानी यशोमती के गर्भ से हर्ष का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योगी एवं प्रतापी शासक थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हुनों का बड़ी कुशलता से दमन किया था। पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। इसी बीच मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राजश्री के प्रति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा कन्नौजी का राजा था। राजश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजवर्धन ने मालवा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में विजयी हुआ, किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक द्वारा मारा डाला गया। हर्ष अभी 16 वर्ष का नहीं हुआ था। भाई राजवर्धन की मृत्यु पर अत्यंत दुखी हुआ और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया। इस पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया और राजा बनने की सविनय प्रार्थना की। तब क्षीरादित्य उपनाम ग्रहण करके वर्ष 606 ईस्वी में वह कन्नौज के सिंहासन पर बैठे। अब तरुण हर्ष के सामने दो काम थे, एक तो अपनी बहन को ढूंढ कर लाना, दूसरे अपने भाई के हत्यारों को दंड देना। इसके लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह इस दोहरी स्थिति से अत्यंत उद्विग्न हो गया था। इसी बीच हर्ष के कर्मचारियों ने उसे दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। हर्ष ने पहले शशांक को परास्त किया, उसके बाद बहन राजश्री का पता लगाया, जो पति की मृत्यु से दुखी होकर जंगल में चिता में जलने जा रही थी। अपनी बहन को वह ले आया और उसे जीवन पर्यंत अपने पास रखा। इसके बाद हर्ष ने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया और अपने राज्य में पूर्ण शक्ति स्थापित की। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने में वो असफल रहा। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय नामक राजा ने उसे नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। हर्ष एक कुशल सेनापति एवं सूरवीर योद्धा था। नेतृत्व करने की उसमें अपूर्व क्षमता थी, जिसके बल पर उसने 30 वर्ष से अधिक समय तक शांतपूर्वक राज्य किया। हर्ष एक प्रजावत्सल्य राजा था। प्रजा के हित के लिए उसने अनेक महान कार्य किए। हर्ष के कार्यकलापों के विषय में विशेष वर्णन चीनी यात्री हेनसोंग के लेखों में मिलता है, जो 1930 ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखने तथा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लेने आया था। हर्ष के समय में
भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी था। प्रयाग की सभा में वो सभी वर्णों, जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों को निष्पक्ष होकर दान देता था। बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव की मूर्ति का भी सम्मान करता था। वह इतना बड़ा दानी था कि युद्ध सामग्री के अतिरिक्त सब कुछ दान देता था। उसने नगरों तथा गांवों के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई, जिसमें भोजन और चिकित्सा का प्रबंध था। हर्ष स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्ष के काव्य कौशल, ज्ञान और उनकी मौलिकता की बुरी बुरी प्रशंसा की है। हर्ष ने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। साथ ही एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की। प्राचीन भारत की साहित्यिक समालोचना में हर्ष को उच्च श्रेणी का कवि माना जाता है। उक्त रचनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य निबंध हैं जिनकी रचना का श्रेय हर्ष को ही दिया जाता है। हर्ष सरकारी जमीन की आय का एक चतुर्थांश विद्वानों को पुरस्कृत करने में और दूसरा चतुर्थांश विभिन्न संप्रदायों को दान देने में खर्च करता था। विद्वान कवियों के अतिरिक्त अच्छे धर्म प्रचारक भी उसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। इनमें सागरमती, प्रज्ञारश्मि, सिंहरश्मि और हेनसांग आदि प्रमुख थे। हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। उसने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार का निषेध कर दिया था। उसने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा कठोर दंड का प्रावधान कर दिया था। हर्ष के समय में वास्तुकला, शिल्प, गृह निर्माण के अतिरिक्त विविध कलाओं में भी भारत बहुत उन्नत था। हेनसांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्तुओं का विशेष उल्लेख किया है। नगरों में कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, तानेश्वर, हरिद्वार, रामपुर, पीलीभीत, अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी, रंगपुर आदि विशेष रूप से समृद्ध एवं विकसित थे। ये नगर स्तूपों, विहारों, मंदिरों, अतिथि भवनों, धर्मशालाओं एवं सब प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण थे। हर्ष के शासनकाल में भारत का आंतरिक शासन सुव्यवस्थित हो गया था। उसके फलस्वरूप विद्या, व्यापार, संस्कृति, कला आदि क्षेत्रों में बहुमुखी विकास हुआ। पड़ोसी देशों में भी इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो लोग भारत को विवेक और संस्कृत का केंद्र मानकर अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए इस पुण्य भूमि की शरण में आए। हर्ष बहुमुखी प्रतिभा और विलक्षण चरित्र के कारण एक साथ ही राजा, कवि, योद्धा, विद्वान, राजसी और साधु स्वभाव के थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर चीन लौटते समय हेनसांग ने कहा था, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया है किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक। धन्यवाद।